हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देखने वाले हैं डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर समाज शिक्षा और पाठचर्या बोध, जो कि पेपर कोड 902 है, जो कि आपका पेपर कल है। इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि लघु उत्तरीय और दीर्घोत्तरीय में आपसे पूछे जाते हैं। बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को मैंने एकत्रित किया है। ये क्लास आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाली है, तो इसको बिना स्किप किए आराम से देखिएगा और क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। रटने का प्रयास करेंगे तो आपके पास उतना समय नहीं है। आप क्वेश्चन को समझिए और आसानी से आप क्वेश्चन बना ले जाएंगे एग्जाम में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक बार में उत्तर को देख लेते हैं कुछ। तो जैसे प्रश्न हमसे पूछा जाए, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है, तो इसको हमें शब्दों में समझाना है। तो शिक्षा ज्ञान, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता, विद्या आदि को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। इसे आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद समानता से क्या आशा है, यह भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है जो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। समानता का अर्थ यह नहीं होता कि प्रत्येक के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, बल्कि समानता का सही अर्थ यह है कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग ना रहे। तो आप इसको समझिए कि समानता का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह यह होता है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, लेकिन जो विशेष जो इसका असली ओरिजिनल मीनिंग है वह क्या है कि जो विशेष अधिकार वाले जो लोग हैं, जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा अधिकार हो, ऐसा कोई वर्ग ना रहे, सबकी उन्नति हो और प्रतिष्ठा के सबको समान अवसर मिले। तो वह क्या है, समानता है। इसके बाद देखिए, माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल याद कर ही जाना है आपको कि माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति के जो अध्यक्ष थे वह लक्ष्मण स्वामी मुदलियार थे। मुदलियार कमीशन से अभी क्वेश्चन आएंगे, उनको भी समझना है। एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है मुदलियार के बारे में, तो इसको नहीं भूलना है। इसके बाद देखिए, समाजवाद की परिभाषा लिखना है। तो बर्नार्ड शॉ के अनुसार मैंने समाजवाद की परिभाषा को एकत्रित किया है, जिसमें समाजवाद का मतलब क्या होता है, संपत्ति के सभी आधारभूत साधनों पर नियंत्रण करना। यह नियंत्रण समाजवाद के किसी एक वर्ग द्वारा न होकर स्वयं समाज के द्वारा होता है और धीरे धीरे व्यवस्थित ढंग से इसको स्थापित किया जाता है। तो इसके अलावा देखिए, आकलन के मुख्य उद्देश्य पूछ सकता है। तो आकलन के क्या उद्देश्य होते हैं, तो आकलन के मुख्य उद्देश्य बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को समझने के लिए उन्हें अपनी दक्षता बढ़ाने में सहायता देना है। यदि सीखने में कोई परेशानी है तो उसे दूर करने में मदद करना है। तो बेसिकली यदि आप सिंपल शब्दों में समझें तो आकलन क्या है, जब बच्चा शिक्षा के दौरान बच्चे के बारे में ऑब्जर्व करना कि बच्चा किस तरीके से गलतियां कर रहा है या कौन सी चीज़ों में वह उन्नत है, तो उसी को क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन या करना या आकलन करना कहते हैं। तो आप अपने शब्दों में इसको लिख के आ सकते हैं। अब कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, इनके आंसर हमें लॉन्ग फॉर्मेट में देने होते हैं और यही इंपॉर्टेंट है आज की क्लास के लिए हमारी। जैसे जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण विधियों के हमें नाम लिखने हैं। तो देखिए, मैंने पूरा इसको क्वेश्चन को काफ़ी बड़ा बनाया जा सकता है, 2 या 3 पेज में वर्क बनाया जा सकता है, लेकिन वह आपको बनाना है। मैं सिर्फ उन विधियों के नाम बताऊंगा जो जॉन डीवी ने दी थी। इनको आपको 2-2, 4-4 लाइनों में बड़ा बनाकर वहाँ पर लिखना होगा, यदि यह 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो। देखो, एक तो इन्होंने कहा लर्निंग बाय डूइंग का, आपने बार बार नाम सुना होगा जब भी आप टेट परीक्षाओं की तैयारी करते होंगे। तो लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट या फिर योजना की विधि। तो इसे यदि हम हिंदी में देखें तो क्रिया द्वारा सीखना होता है, स्वानुभव द्वारा सीखना होता है, यानी खुद के अनुभवों से सीखते हैं। देखो, एक तो चीज़ हो सकती है कि बालक कोई चीज़ कोई कार्य करे, उससे उसको अनुभव प्राप्त होगा, तो वही भी एक तरीके से सीखना है। तो क्रिया द्वारा सीखना इन्होंने पहला वो दिया, बालक स्वयं कार्य करके जिसमें सीखे। फिर स्वानुभव द्वारा सीखे, यानी खुद के जो एक्सपीरियंस आएंगे उसकी लाइफ में उसके द्वारा सीखे, यानी खुद के अनुभव से सीखे। इसके बाद प्रयोग द्वारा भी सीख सकता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट के जरिए भी। कैसे, प्रयोग में के माध्यम से समझना इसमें आ जाता है। इसके अलावा एक होती है योजना विधि, यानी प्रोजेक्ट मेथड। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से प्रोजेक्ट विधि द्वारा सीखा जाता है, यानी प्रोजेक्ट के जरिए हम इसको सीखते हैं। तो जॉन डीवी ने शिक्षण की 4 विधियां बताई, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट मेथड। इसको आप हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में याद रखिए, दोनों में आपके काम में आने वाली हैं। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस और लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट मैटर। ये 4 विधियां जॉन डीवी ने दी हैं शिक्षण की, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और यह क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो इसको अच्छे से मार्क करके चलिएगा। अब मॉन्टेसरी के शैक्षणिक सिद्धांतों के बारे में, तो मॉन्टेसरी के शैक्षणिक सिद्धांत भी आपसे पूछ सकते हैं। मॉन्टेसरी पद्धति की शिक्षा की कुछ प्रमुख सिद्धांत ये हैं। सबसे पहले तो यह शिक्षा कैसे दी जाती है, इनके हिसाब से शिक्षा को स्वतंत्रता का सिद्धांत के रूप में दिया जाता है, यानी कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने की आज़ादी दी जाएगी। इसके अलावा मनोविज्ञान का सिद्धांत इन्होंने दिया, यह पद्धति पूरी तरह बाल मनोविज्ञान पर आधारित रहेगी। स्व शिक्षा का सिद्धांत इन्होंने दिया, बालक स्वयं अपनी गति से सीखेगा। आत्म अनुशासन का सिद्धांत दिया, यानी कि स्वयं के व्यवहार पर नियंत्रण करना सीखेगा। और व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत दिया, हर बच्चे के व्यक्तिगत गुणों का सम्मान करना चाहिए। तो मारिया मॉन्टेसरी
काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इनसे क्वेश्चन आना है। तो इनके शैक्षिक सिद्धांत जो मैंने बताए हैं, इनमें से आप कोई 4 या पूरे ही याद रखिए, कोई सा भी आपसे पूछ सकता है लघु उत्तरीय के रूप में, और यदि दीर्घ उत्तरीय में आए तो आपको सारे के सारे लिखने होंगे। तो इनके कौन कौन सिद्धांत हैं? सबसे पहले तो स्वतंत्रता का सिद्धांत है, फिर मनोविज्ञान का सिद्धांत है, स्वशिक्षा का सिद्धांत है, आत्म अनुशासन का सिद्धांत है और व्यक्तिगत या व्यक्तित्व का सिद्धांत है। अब शिक्षा के कोई 4 उद्देश्य, शिक्षा के 4 उद्देश्य आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, लेकिन सटीक कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखिए, सामान्य उद्देश्य होता है, एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, एक व्यक्तिगत उद्देश्य होता है और एक सामाजिक उद्देश्य होता है। तो ये भी काफ़ी सरल हो जाएगा और इम्पोर्टेंट तो है ही। जैसे सामान्य उद्देश्य बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास करना, विशेष उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो विशेष परिस्थितियों के अनुसार लक्ष्यों को तय करना, और व्यक्तिगत उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो व्यक्तिगत क्षमताओं में सुधार करना, और सामाजिक उद्देश्य क्या हो जाएगा? समाज में कुशल नागरिकों के निर्माण से संबंधित। इसके बाद देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि जो राइट टू RTE है, राइट टू एजुकेशन, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको मार्क करके रखना है। यह क्वेश्चन के आने के चाहे भाई विकल्प में आए या किसी भी तरीके से, यह क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। सबसे पहले तो RTE का फुल फॉर्म ही क्या होता है? राइट टू एजुकेशन। अब इस अधिनियम के कुछ बिंदु देखिए, जैसे इसमें क्या कहा गया है? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की इसमें बात की है, यानी कि जो 6 से लेकर 14 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, उनमें से हर एक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य रूप से शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और यह कब किया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे प्रभावी बनाया गया था। इसके बाद देखिए, स्कूल का प्रबंधन यानी कि स्कूल का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? सरकारी स्कूलों सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे और स्कूलों का प्रबंधन स्कूल प्रबंध समितियों द्वारा किया जाएगा। जो निजी स्कूल रहेंगे वहाँ पर कम से कम 25% बच्चों को बिना किसी शुल्क के नामित किया जाएगा। कौन से उम्र के बच्चों को? 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों की बात हो रही है। जो निजी स्कूल रहेंगे इनमें भी 25% सीटें इनके लिए क्या होंगी? फ्री रहेंगी, कि 25% पर तो कुछ लोग आके बैठे फ्री में। इसके अलावा सरकारी स्कूल में सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय आयोग की बात करता है, जिसमें गुणवत्ता समेत प्रारंभिक शिक्षा के सभी पहलुओं पर निगरानी के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जाएगा। तो उम्मीद है आपको राइट टू एजुकेशन के बिंदु समझ में आए होंगे। सबसे पहला बिंदु तो यही है कि इसमें 6 से लेकर 14 साल की उम्र के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, और यह कब से किस कारण किया गया? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। इसके अलावा इसमें स्कूलों का मैनेजमेंट कैसा है? तो इसमें स्कूलों का मैनेजमेंट इस प्रकार से है कि जो सरकारी स्कूल रहेंगे वहाँ पर बच्चों को पूरी तरह से मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, और जो भी निजी संस्थान अपना स्कूल खोलेंगे वहाँ पर भी 25% सीटें इन बच्चों के लिए निःशुल्क रूप से रिजर्व की जाएंगी। इसके अलावा राष्ट्रीय आयोग की बात करता है, तो गुणवत्ता समेत प्रारंभिक शिक्षा के सभी पहलुओं की निगरानी के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग भी बनाया जाएगा। अब देखते हैं यशपाल समिति की सिफारिशें क्या थी। तो यशपाल समिति की मुख्य सिफारिशें कुछ इस प्रकार थी। पब्लिक स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के स्कूल बस्ते का औसतन भार 4 kg के लगभग हो, यानी कि यशपाल समिति भी एक शिक्षा से संबंधित समिति थी। तो यह शिक्षा पर इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट दी तो उसमें सबसे पहली बात इन्होंने क्या कही कि जो भी सरकारी स्कूल की जो प्राथमिक कक्षाएं होती हैं, यानी प्राइमरी में 1 से 5 तक, इन बच्चों का जो एवरेज बस्ते का या बैग का भार है भाई 4 किलो से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, 4 kg से कम ही होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने क्या कहा? प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पुस्तकों को नहीं रखना है, यानी कि आपने देखा होगा प्राइमरी लेवल पर विज्ञान की पुस्तकें नहीं होती, तो इन्होंने कहा प्राइमरी लेवल पर विज्ञान की पुस्तकों को हमें नहीं रखना है। इसके बाद इन्होंने कहा कि भाषा को जीवन से जोड़कर पढ़ाना है। जो भी भाषा है हमारी, जो लैंग्वेज है, इसे हमें कैसे कनेक्ट करना है? रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए पढ़ाना है। गणित को रटने के बजाय उसे समझाने पर फोकस करना है। इसके अलावा कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भी पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, ताकि बच्चे में क्या हो? नैतिक विकास हो, उत्साह हो और राष्ट्र के प्रति श्रद्धा भक्ति की भावना का विकास हो। तो ये यशपाल समिति की मेन सिफारिशें थी, जो 4-5 पॉइंट मैंने लिखी हैं। यह आप जैसे ही आपसे इनकी सिफारिशों का बारे में पूछे तो आप इन पॉइंट को बनाकर लिख सकते हैं। पहला तो क्या हो जाएगा कि जो सरकारी स्कूल में बच्चे हैं या फिर जो कोई भी स्कूल के प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, उनके बच्चे के बैग का औसतन भार कितना होना चाहिए? 4 kg। इसके अलावा प्राइमरी लेवल पर विज्ञान की पुस्तकें नहीं होनी चाहिए। भाषा को कैसे पढ़ाना है? हमें जीवन से जोड़कर पढ़ाना है। गणित को रटना नहीं है, बजाय उसके समझाना है। और 6 से लेकर 8वीं की पुस्तकों का जो सामाजिक विज्ञान में होगा, क्या होगा? स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जरूर होना चाहिए। तो ये यशपाल समिति की सिफारिशें नहीं, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, इससे इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट मार्क करके रखिएगा इनको। अब आपसे आकलन की भी परिभाषा पूछ सकता है, तो आकलन क्या है? तो यहाँ पर मैंने वालेस, लार्सन और एलेक्सिनीन 1992 के अनुसार इसको लिखा है। आप इसको आकलन को अपने शब्दों में समझ लीजिए और आप वहाँ पर लिख कर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आकलन से क्या मतलब है? किसी व्यक्ति या समूह के बारे में सूचना संग्रहण, विश्लेषण तथा उनका अर्थ निकालने की प्रक्रिया से
जिससे किसी व्यक्ति के बारे में अनुदेशात्मक, निर्देशात्मक और प्रशासनिक निर्णय लिए जा सकें। या फिर आकलन का उद्देश्य लिख सकते हैं हम, पूर्ण क्रियाओं द्वारा सूचना संग्रहण एवं व्यवस्थापन की प्रक्रिया से है, ताकि शिक्षण, अधिगम एवं विभिन्न व्यक्तियों के संदर्भ में इसका अर्थ निकाला जा सके और पूर्व निर्धारित मानदंडों से उसकी तुलना की जा सके। अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख आंदोलन, आयोग और वैधानिक संस्थाएं। जैसे बचपन बचाओ आंदोलन आपने बहुत सुना होगा। यह मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से संबंधित एक व्यक्ति ने चलाया था, इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बचपन बचाओ आंदोलन भारत का एक आंदोलन जो बच्चों के हित और अधिकारों के लिए कार्य करता है। अब बचपन बचाओ से क्या मतलब, बचपन किसका बचेगा, बच्चों का। तो यार किसके लिए कार्य कर रहा है, बच्चों के लिए। ये तो लॉजिक वाली बात है, आप समझ गए होंगे। अब इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जैसे इसकी शुरुआत कब की गई, तो 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन को शुरू किया गया था। किसने किया था, तो कैलाश सत्यार्थी ने किया था। कैलाश सत्यार्थी ने बच्चों को बाल मजदूरी के अभिशाप से मुक्ति दिलाना ही अपने जीवन का एकमात्र मकसद बनाया था। कैलाश सत्यार्थी मध्य प्रदेश संबंधित हैं, विदिशा से। इन्हें नोबेल पुरस्कार 2014 में प्राप्त हो चुका है मलाला यूसुफजई के साथ। जो मलाला यूसुफजई है पाकिस्तान की महिला है, इनके साथ इन्हें 2014 का नोबेल पुरस्कार अपने इसी कार्य के लिए मिला है। इसके बाद देखें, यदि हम कार्य की बात करें तो यह संस्था बच्चों की जो बच्चों को कानूनी प्रक्रिया द्वारा छुड़ाती है, उन्हें पुनर्वास दिलाती है और दोषियों को सजा भी दिलाती है। अब क्या होता है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और भांति भांति के लोग हैं, तो क्या होता है कई बच्चे अपने ही परिवार में शोषित होने लगते हैं, तो उन्हें बच्चों को, वह शोषित बच्चों को कानूनी प्रक्रिया से उनसे छुड़ा लेती है और उन्हें नया आवास दिलाती है, और जो दोषी होते हैं उन्हें सजा भी दिलाई। जिन बच्चों के माता पिता ना हो, उन्हें संस्था द्वारा चलाए जाने वाले आश्रमों में भेज दिया जाता है। तो यह कैलाश सत्यार्थी का मानना था कि बाल मजदूरी के प्रमुख कारण गरीबी है, अशिक्षा है और सरकारी उदासीनता और क्षेत्रीय असंतुलन है। तो वही सब बातें कैलाश सत्यार्थी ने भी मानी बाल मजदूरी के कारणों में, जैसे गरीबी, अशिक्षा, यही सब बातें होती हैं बाल मजदूरी की। तो कैलाश सत्यार्थी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आएगा। बचपन बचाओ आंदोलन से क्वेश्चन आएगा, 1980 में शुरू हुआ था। इसने शुरू किया था कैलाश सत्यार्थी ने। किससे संबंधित है, तो बच्चों से संबंधित। इस संस्था का कार्य क्या होता है, तो यह ऐसे शोषित बच्चों का पता लगाती है, फिर उन्हें कानूनी प्रक्रिया द्वारा उनके जो भी संरक्षक बने बैठे होते हैं नाम के, उनसे छुड़ाती है, उन्हें नया आवास दिलाती है, दोषियों को सजा दिलाती है, और जिन बच्चों के माता पिता नहीं रहेंगे या माता पिता हैं ही नहीं या जो अनाथ हैं, संस्था उनके लिए आश्रम में ही भेज देती है। तो इस प्रकार से इम्पोर्टेंट है, इसको आपको मार्क करके चलना। इसके बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी हम समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या है। सबसे पहले तो इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। यह इंपॉर्टेंट है, कई बार ओटी में पूछा जा चुका है, तो इसकी पूरी डेट याद रखिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार को 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। यह कैसा निकाय है, तो एक गैर संवैधानिक निकाय है। यानी गैर संवैधानिक का मतलब होता है ऐसी बॉडियां या ऐसी संस्थाएं जिनकी संविधान में कोई अलग से आर्टिकल के जरिए चर्चा नहीं होती, इन्हें अलग से बनाया जाता है कानून के जरिए, तो वो गैर संवैधानिक हो जाती हैं। तो यह एक गैर संवैधानिक चर्चा है, यानी कि इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं था कि इस प्रकार का कोई आयोग होगा। इसे कब बनाया गया, तो 12 अक्टूबर 1993 को बनाया गया, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत। अब इसके संरक्षक की यदि हम बात करें तो यह आयोग देश के मानव अधिकारों का संरक्षक है, यानी कि जो मानव के जो अधिकार हैं उनका संरक्षक है यह आयोग। यह संविधान द्वारा अभिनिश्चित तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों से निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण करता है। सबसे पहले तो यह संविधान ने जो भी हमें अधिकार दिए हैं उनकी सुरक्षा देता है किसी भी मानव को, और इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों से जो समझौते या जो अधिकार लागू किए गए कि वह उन्हें भी देखता है। अब इसकी संरचना देखें तो इसमें प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो जो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे, यह भी इम्पोर्टेंट है। मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन रहे, तो 1993 में बना था, तो यह 1993 में भी बने होंगे। रंगनाथ मिश्र यह एक जज थे, तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र इसके पहले अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना साल का होता है, तो कार्यकाल से भी क्वेश्चन बनेगा। मानव अधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होता है, या फिर 70 वर्ष, यानी कि 70 वर्ष की यदि आयु उनकी पहले हो जाए, मान लो कोई 69 साल की आयु में इसका सदस्य बना, तो अगले ही साल वह 70 वर्ष का हो जाएगा, तो फिर वह 3 साल के लिए नहीं रहेगा, वह 70 साल का होते ही रिटायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बात हो रही है, यानी कि 3 वर्ष का कार्यकाल या फिर 70 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए उसके हिसाब से इनका कार्यकाल होता है। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करते हैं, और राष्ट्रपति द्वारा एक समिति का गठन होता है, उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। तो मानव अधिकार आयोग इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में एक एक चीज़ को गौर से पढ़िएगा। जो मैं बता रहा हूँ वो सब में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अब यदि इसके कार्य और शक्तियों की देखें तो मानव अधिकार से जुड़े मुद्दों पर सरकार को परामर्श देना इसका कार्य है। इसके अलावा लोक न्यायालय
की शक्तियाँ इससे प्राप्त होती हैं, यानी कि जो एक लोक न्यायालय के पास शक्तियाँ, इतनी शक्तियाँ यह आयोग अपने आप में ही रखता है। तो इस बात को भी आप इम्पोर्टेंट रूप से मार्क करिए कि ये कितना पावरफुल है। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और इसका सीधा कनेक्शन किससे है? राष्ट्रपति से है। प्रधानमंत्री, पीएम वगैरह इनका इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, सीधा राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देगा, राष्ट्रपति ही इसकी नियुक्ति करेंगे। 3 वर्ष का कार्यकाल रहता है। सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। 12 अक्टूबर 1993 को बनाया गया था। क्या करता है? तो संविधान द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा जो अधिकार प्राप्त है मानवों को, उनकी सुरक्षा करता है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दें, इसलिए स्क्रीनशॉट लेकर 1-2 बार अच्छे से पढ़िएगा यदि आपको समझ नहीं आया है तो। इसके बाद हम बोर्ड आदेश पत्र देखते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है। 1854 का बोर्ड आदेश पत्र, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो चार्ल्स बोर्ड था, यह अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए इसने 1854 में, तत्काल उस समय का गवर्नर कौन था? डलहौजी। 1854 में आपने डलहौजी का नाम सुना होगा, तो यह उस समय का गवर्नर था। और इसे एक पत्र लिखा जिसमें वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब मैग्ना कार्टा से मतलब होता है मील का पत्थर, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा के लिए जो पहला पत्थर निकाला गया या जो पहली शुरुआत हुई वह क्या थी? यही वुड आदेश पत्र था जो कि 1854 में आया था। तो इसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड घोषणा पत्र को 1854 में, उस समय का गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। उसके समय में चार्ल्स वुड ने शिक्षा का प्रसार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए इसको निकाला था। अब इसने क्या मुख्य सुझाव दिए थे, वह भी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उन्हें भी देखना होगा। जैसे इसने कहा कि उच्च शिक्षा यानी कि जो विश्वविद्यालयों की शिक्षा है, यानी कि जो कॉलेजों वगैरह की शिक्षा होती है स्कूल लेवल से ऊपर की, ऐसी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होना चाहिए। यानी कि इसने कहा कि सीधा अंग्रेजी में बात करो, अब सीधा इनसे हिंदी, इनकी हिंदी है या कोई भी लोकल लैंग्वेज है उसे छोड़ो। इसके बाद इसने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। और इसने दूसरी बात ये कही कि जो प्राइमरी लेवल है वहाँ पर आपको मातृभाषा में ही शिक्षा देनी होगी। और आज के समय में भी यही सिद्धांत हम फॉलो करते हैं कि जो प्राइमरी लेवल की शिक्षा है, भले ही आप कहीं पर भी हों, आपको मातृभाषा में ही वह शिक्षा दी जाती है। कारण क्या है कि बच्चे का माइंड तभी डेवलप होता है और मातृभाषा में सिखाना, इससे बच्चे अच्छे से और जल्दी सीख पाता है। इसके अलावा अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं भी स्थापित की जाएँ। तो इसने कहा सिर्फ यही नहीं करना है, जो भी अध्यापक रहेंगे उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाए एक तरीके की, इसके लिए उनके लिए प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित की जाएँ। इसके अलावा इसने कहा कि जो व्यावसायिक और टेक्निकल शिक्षा है तथा जो स्त्री शिक्षा है इसको प्रोत्साहित किया जाए। और इसके आदेश अनुसार 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई। तो देखो जो 1800 को समय रहेगा, इसमें कुछ भी चीज़ जो बड़ी बड़ी चीज़ें इनकी स्थापना कहाँ की जाएगी? एक तो कलकत्ता, क्योंकि कलकत्ता उस समय देश की राजधानी हुआ करता था। कलकत्ता उस समय काफ़ी ज़्यादा विकसित था और सारा जो अंग्रेज़ों का कारोबार वगैरह है वह कलकत्ता से ही चलता था, इतना ज़्यादा विकसित हुआ करता था। हालांकि आज के समय में भी है, लेकिन उस समय कलकत्ता के मुकाबले में कोई भी और शहर नहीं था। इसके अलावा बम्बई देख लो और मद्रास देख लो, यह तीनों ही उस समय काफ़ी ज़्यादा डेवलप शहर या स्थान थे। तो यहाँ पर ही सबसे पहले शुरुआती जो भी नई नई चीज़ें आती थी, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें होती थी, इनके जो स्थापना यहीं पर की जाती थी। उस हिसाब से आप इनको याद रख लेना, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। मद्रास कहाँ पड़ेगा? तो मद्रास का क्षेत्र वही जहाँ पर चेन्नई तमिलनाडु का क्षेत्र पड़ता है और केरल का कुछ क्षेत्र पड़ता है और कर्नाटक का भी कुछ हिस्सा आता है। और बम्बई के क्षेत्र में सिर्फ बम्बई में समझिएगा, इसमें महाराष्ट्र, गुजरात का भी क्षेत्र आता है। और ऐसे ही कलकत्ता में सिर्फ कलकत्ता नहीं, उस समय इसमें बिहार से लेकर उड़ीसा, कलकत्ता, पूरा बंगाल सब इसमें समाहित होता था इस क्षेत्र में। तो इस हिसाब से इनको देखना है और यह इनकी मेन सिटियाँ या राजधानी हुआ करती थी। तो 1857 में 3 नए विश्वविद्यालय खोले गए बोर्ड आदेश पत्र के हिसाब से। यह भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बोर्ड आदेश पत्र कब आया था? 54 में आया था। उस समय का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। और इसे क्या कहा जाता है? बोर्ड आदेश को अंग्रेजी शिक्षा का भारत में मैग्ना कार्टा। इसने क्या किया था कि इसने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया था। तो और इसमें क्या कहा गया कि जो भी विश्वविद्यालयीन शिक्षा होगी, यानी जो स्कूल से बाहर की शिक्षा होगी, वह पूरी तरह से अंग्रेजी में कर दो। और इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में रखो। इस तरीके के इसमें जो पॉइंट हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी याद रखना है आपको। अब देखते हैं हम पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या होता है, यानी कि जो करिकुलम है हमारा और जो सिलेबस है, इसमें क्या क्या इनकी क्या डेफिनेशन रहती है। सबसे पहले देखिए पाठ्यचर्या क्या होती है। जो पाठ्यचर्या है यह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाठ और चर्या।
तो यहाँ पर जो पाठ है इसका मतलब क्या होता है, पढ़ने या पढ़ाने योग, और चर्या का अर्थ है नियम पूर्वक अनुसरण करना, यानी कि पढ़ने या पढ़ाने योग चीज़ों का नियम पूर्वक अनुसरण करना ही क्या है, पाठचर्या या करिकुलम है। अंग्रेजी शब्द करिकुलम का हिंदी रूपांतरण है, और अंग्रेजी में जो करिकुलम शब्द है इससे भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। यह एक लैटिन भाषा के शब्द हैं। ये लैटिन भाषा का शब्द आपको दिख रहा होगा, CURRERE, क्यूरेरे, इस तरीके का शब्द है, इससे बनाया गया है। और इस क्यूरेरी शब्द का अर्थ होता है लैटिन भाषा में दौड़ का रास्ता, यानी कि रेस ट्रैक या रेस कोर्स। तो पाठचर्या के बारे में उम्मीद आप समझे होंगे क्या होती है। तो आप इसको संधि विच्छेद कर दीजिएगा। जैसे ही आपके सामने ये आया कि पाठ और चर्या से मिलकर बना है। पाठ का मतलब होता है पढ़ाने योग, और चर्या का मतलब होता है नियम पूर्वक अनुसरण करना। तो इस प्रकार से यह अंग्रेजी भाषा के शब्द करिकुलम से आया है, और करिकुलम शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द करिकुलम का हिंदी रूपांतरण है, और जो करिकुलम शब्द है वह लैटिन भाषा के क्यूरेरी शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का रास्ता। तो इस तरीके से आप पाठचर्या में कुछ पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं यदि आपसे पाठचर्या पूछा जाता है। इसके अलावा सिलेबस से पूछा जाए पाठ्यक्रम क्या होता है, तो उसमें क्या लिखेंगे, तो पाठ्यक्रम का अर्थ है कोर्स ऑफ स्टडी। किसी विषय की वह विषय वस्तु जो क्रम से व्यवस्थित हो पाठ्यक्रम कहलाती है। यानी कि कोई भी सब्जेक्ट हो, उसकी कोई भी विषय वस्तु हो, यदि उसे क्रम से व्यवस्थित कर दिया गया, जैसे कई चैप्टर ऐसे होते हैं जो दूसरे चैप्टर पर निर्भर करते हैं। तो पहले जो मेन चैप्टर है उसको पढ़ाया गया हो, फिर उसके बाद जो दूसरा चैप्टर पढ़ाया गया, क्योंकि वो उस पर निर्भर करता है। तो एक प्रकार से एक लाइन में सीरियल में जमा दिया गया, वह क्या हो जाता है, सिलेबस हो जाता है। ऐसे कोर्स ऑफ स्टडी इसका जो है मीनिंग होता है। इस प्रकार से आप इसको भी लिख सकते हैं। अब पाठचर्या और पाठ्यक्रम में कुछ अंतर भी आपसे पूछ सकता है, तो मैंने बहुत सारे अंतर इकट्ठे किए। आप इनमें से जो भी आपको समझ में आए वहाँ पर आप लिख सकते हैं और उनको याद रख सकते हैं। जैसे पाठचर्या एक व्यापक संकल्पना होती है, यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें समाहित है, जबकि पाठ्यक्रम एक सीमित है, यानी कि पाठचर्या की तुलना में पाठ्यक्रम सीमित चीज़ होती है। इसके अलावा विद्यालय के भीतर और बाहर के सभी अनुभव किसमें शामिल होंगे, पाठचर्या में शामिल होंगे। और पाठ्यक्रम या सिलेबस में केवल कक्षा के भीतर पढ़ाए जाने वाले विषयों का ज्ञान हुआ। पाठचर्या अपने आप में संपूर्ण है, यानी कि अपने आप में पूर्ण होती है, जबकि पाठ्यक्रम पाठचर्या का एक अंग होता है। यानी पाठचर्या का ही एक भाग क्या होता है, सिलेबस यानी पाठ्यक्रम। इसमें बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास संभव है, यानी जो पाठचर्या है इसमें बालक का संपूर्ण व्यक्तित्व विकास हो जाता है। जबकि सिलेबस में क्या है, यह व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष का ही विकास कर पाता है, यानी एक पक्ष का विकास संभव कर पाता है, जबकि वह संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर देता है। यह अपने आप में एक संपूर्ण होती है पाठचर्या, जबकि पाठ्यक्रम अपने आप पाठचर्या का एक अंग होता है। इस प्रकार से आप इसके ऑप्शन बनाकर लिख सकते हैं। इनसे आप में अंतर पूछे जाते हैं और पूछा जाता है, ज़्यादा बार पूछा गया तो इम्पोर्टेंट है। तो इस हिसाब से आप इसको देखिएगा। इसके बाद देखिए अगले भाग पर चलते हैं हम, समाज शिक्षा पाठचर्या बोध के। अब कुछ ज्ञान निर्माण के सिद्धांत को हम देख लेते हैं, यानी कि थ्योरी ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन। ज्ञान के निर्माण के लिए कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। जैसे एक होता है ज्ञान निर्माण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अनुभववादी सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ, इंग्लिश में बोले तो एम्पिरिकिज्म, जो भी इसको बोलते हैं, आई डोंट नो। तो अब अनुभववादी सिद्धांत, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या हुआ, अनुभव की बात हुई। तो इसके प्रतिपादक कौन है, इस सिद्धांत के जन्मदाता ब्रिटिश दार्शनिक जॉन लॉक को कहा जाता है। जॉन लॉक आपकी सिलेबस का पार्ट है और इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो जॉन लॉक ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो अनुभववादी सिद्धांत दिया। और यह कहाँ के थे, तो ब्रिटिश हैं ये, यानी कि ब्रिटिश से होंगे। और इनके मुख्य विचार क्या थे, इनके अनुसार अनुभव ही ज्ञान की जननी होती है, यानी कि जो अनुभव है वही ज्ञान को बनाता है। एक तरीके से जन्म के समय बालक का मन एक कोरे कागज, यानी कि कोरे कागज तो आप समझते हैं जिस पर कुछ लिखा ना गया, उसके समान है, जिस पर कुछ भी लिखा नहीं जा सकता। अब देखिए ज्ञान के स्रोत क्या है, जैसे जैसे बालक बाहरी जगत के संपर्क में आएगा, संवेदनाओं के रूप में वस्तुओं के चिन्ह मस्तिष्क की एक खाली पट्टी पर अंकित होते हैं। ज्ञान जन्मजात तो नहीं है, इसे अर्जित किया जाता है। ये अनुभववादी सिद्धांत क्या कहता है, ज्ञान कोई जन्मजात वस्तु नहीं है, इसे अर्जित किया जाता है। तो इस प्रकार के पॉइंट आप अनुभववादी सिद्धांत में लिखेंगे, जो भी आपको याद रह जाए उनको लिख दीजिएगा। मनुष्य को ज्ञान विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त संवेदनाओं द्वारा प्राप्त होता है, यानी कि मनुष्य को ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, हमारे पास 5 या 6 प्रकार की जो इंद्रियां हैं, इनसे प्राप्त जो हमें सेंसेशन या संवेदना प्राप्त होती है, उसके द्वारा हमें ज्ञान का प्राप्त होता है। अनुभववादी सिद्धांत के जनक कौन है, जॉन लॉक हैं। कहाँ से हैं, तो ब्रिटेन से हैं, यानी कि एक ब्रिटिश दार्शनिक है। और इनके अनुसार बालक का मन कैसा होता है, कोरे कागज के समान होता है। अनुभवी क्या होता है, ज्ञान का जनक होता है। तो इस प्रकार के पॉइंट आप अनुभववादी सिद्धांत में लिखेंगे। अब ज्ञान के अन्य सिद्धांतों में देखिए बुद्धिवाद का सिद्धांत भी आता है, यानी थ्योरी ऑफ रैशनलिज्म।
इसके प्रतिपादक हैं सुकरात, सुकरात का नाम आपने जरूर सुना होगा, और प्लेटो। इस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक इन्हें कहा जाता है। सुकरात और प्लेटो में से कौन सा जो एलेक्जेंडर था ना, उस यानी कि जो सिकंदर महान जिसे कहते हैं, उनके गुरु थे सुकरात या प्लेटो में से कौन थे, आप बताएंगे मुझे। तो इन्हें इसका प्रतिपादक कहा जाता है बुद्धिवाद के सिद्धांत का। इनके मुख्य विचार क्या थे? इस सिद्धांत के अनुसार सत्य ज्ञान की उत्पत्ति बुद्धि से होती है, यानी कि जो सारा ज्ञान है हमारा, उसका निर्माण कहाँ होता है? हमारी बुद्धि में होता है। इंद्रिया जनित ज्ञान असत, अस्थायी और काल्पनिक होता है। ज्ञान के स्रोत क्या हो सकते हैं? समस्त ज्ञान बुद्धि पर आधारित है। केवल बुद्धि के द्वारा ही निश्चित, सत्य और सार्वभौमिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, और बुद्धि ही ज्ञान का अंतिम परिमाण है। यानी कि बुद्धिवादी सिद्धांत ज्ञान के बारे में क्या कहेगा कि सारी चीज़ें बुद्धि से रिलेटेड हैं, और जैसी बुद्धि जिसकी होगी उतना भाई ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। बेसिकली यह ये बात कहने की कोशिश कर रहा है। इसके प्रतिपादक सुकरात और प्लेटो हैं, इसको भी इम्पोर्टेंट रूप से रखना है। और जन्म से मिलती है, और जो बुद्धि है, ये देखिए इसमें लिखा है बुद्धि हमें कहाँ से मिलेगी? जन्म से मिलेगी। और ज्ञान प्रत्यय, यानी कि जो आइडियाज आती हैं मन में ज्ञान के लिए, ये जन्मजात हमारे साथ होते हैं। यानी कि ये बेसिकली ये बात कर रहा है कि आप जैसे घर में पैदा हुए, जैसे आपकी जीन्स है वैसी आपकी बुद्धि रहेगी। ये वाला सिद्धांत इस तरीके की बात कर रहा है। इसके अनुसार वास्तविक सत्य गणितीय निर्देशन अथवा प्रमाण की तरह होते हैं। तो मतलब ये पूरी तरीके से ज्ञान की व्याख्या नहीं कर पा रहा है, यह केवल जन्म को आधार बना रहा है। इसके बाद देखिए प्रायोगिक सिद्धांत, इसे हम एक्सपेरिमेंटल थ्योरी कह सकते हैं या प्राग्मैटिज्म कह सकते हैं। इसके मुख्य विचार हैं, पहले तो यह सिद्धांत ज्ञान के ऐन्द्रिक, यानी कि जो इंद्रियां होती हैं वह तार्किक दोनों स्तरों से संबंध रखता है। यानी कि यह ज्ञान को इंद्रियों और जो तर्क शक्ति होती है दोनों स्तरों पर संबंधित होता है। प्रयोजनवाद जीवन का वह सिद्धांत है जो प्रयोगों पर आधारित ज्ञान का समर्थन करता है। ज्ञान का स्रोत क्या है? तो यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि प्रयोग या अनुभव होती है। तो इसके अनुसार ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत क्या होती है? अनुभव या फिर प्रयोग करना। वही ज्ञान उपयोगी है जिसे हम स्वयं करके, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग के जरिए अनुभव के आधार पर प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति नए नए अनुभवों को प्राप्त करता है वह पूर्व अर्जित ज्ञान में निखार व सुधार उसका आता जाता है। इसे हम कहते हैं प्रयोगवाद या प्रायोगिक सिद्धांत। यानी यदि आपसे प्रयोगवाद सिद्धांत भी आए तब भी आप यही सिद्धांत को लगाएंगे, और प्रायोगिक सिद्धांत आए तब भी इसी को लगाएंगे। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। उम्मीद है आपको यह भी समझ आया होगा। इसके बाद देखिए संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत, इसे बोलेंगे सेंस रैशनलिज्म, रेशन चल छोड़ो, संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत को देखते हैं। इसके प्रतिपादक, यह सिद्धांत अरस्तु द्वारा दिया गया था। इसके अलावा इमैनुअल कांट ने भी इस पर विचार रखे थे। तो इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं भाई अरस्तु हैं। इसके अलावा इमैनुअल कांट जो हैं इन्होंने भी इस संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत पर अपने विचार रखे हैं। इसके मुख्य विचार, अरस्तु ने ना तो इसे पूर्ण अनुभववाद को और ना ही पूर्ण तर्कवाद को स्वीकार किया। उनका मानना था कि चेतन सामग्री की क्षमता को तर्क के द्वारा वास्तविक बनाया जा सकता है। कांट के अनुसार अनुभववाद और बुद्धिवाद दोनों एकांगी हैं। हम अनुभव के साथ ज्ञान के उद्देश्य के लिए कार्य आरंभ तो कर सकते हैं, परंतु अनुभव स्वयं में पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं करता। उसे रूप देने के लिए बुद्धि व तर्क की आवश्यकता होती है। इसके अलावा एक होता है योग सिद्धांत, इसको आपको नहीं भूलना है। अब इसका नाम योग है तो इसके प्रतिपादक हमारे यहाँ से ही होंगे। सिंपल सी बात है, योग का नाम सुनते ही आपके मन में आना चाहिए पतंजलि, महर्षि पतंजलि। तो योग सिद्धांत किसका है? महर्षि पतंजलि का है। इसके मुख्य विचार क्या है? मस्तिष्क की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वह व्यग्र यानी कि चंचल रहता है। चंचल से मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहता, कहीं कुछ सोचने लगता है, कहीं कुछ सोचने लगता है। जैसा अभी आप पढ़ते या आप वीडियो पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, तभी आपको कुछ ध्यान आएगा, अरे मेरी क्लास में या मेरे एग्जाम हॉल में पीछे वो बैठा है, उससे पूछ लूँगा, ऐसा कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो इसको क्या कहते हैं कि मन क्या है? एक व्यग्र चीज़ है, यानी क्या है? चंचल है, और इसमें अज्ञानता होती है। सीधी बात, यदि कोई इस तरीके का चंचल नटखट टाइप का होगा तो उसमें ज्ञान की कमी है, यानी वह अज्ञान है। तो जो सभी शारीरिक एवं मानसिक विचलनों की जड़ होती है, और यही चीज़ क्या है? हमारे शरीर के विचलन की भी जड़ है और मानसिक विचलन की भी जड़ है। तो ज्ञान के स्रोत इन्होंने क्या माने? योग का मुख्य उद्देश्य इस मानसिक चंचलता को कंट्रोल करना और मानसिक संचेतना को उच्च स्तर तक ले जाना होता है। जब एक योगी इस स्तर तक पहुंच जाता है तो वह अपनी आत्मा और परम ज्ञान का अनुभव करने लगता है। इसी बल पर नैतिक क्षेत्र में सत्यता और अच्छाई का ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद है योग सिद्धांत आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली योग के जरिए मन को नियंत्रित या कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है? योग सिद्धांत कहलाता है। इसके जनक महर्षि पतंजलि थे। अब एक आता है समीक्षावाद का सिद्धांत, इसे हम क्रिटिसिज्म थ्योरी कहते हैं। प्रतिपादक इसके जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट थे। इमैनुअल कांट ने और कौन से सिद्धांत पर अपने विचार रखे थे? तो संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत पर भी विचार रखे थे। अब इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उसे समीक्षावाद नाम दिया गया है।
इनके मुख्य विचार थे, कांट ने पक्षपात रहित होकर बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों की कमियों और शक्तियों की परीक्षा ली, इसलिए इस सिद्धांत को समीक्षावाद या परीक्षावाद कहा जाता है। समानता और समता के बीच में अब हम अंतर स्पष्ट करेंगे। देखो, दोनों शब्द एक से लग रहे हैं और आपको जब भी क्वेश्चन आता होगा तो आप समता को ही समानता या समानता को ही समता समझ लेते होंगे, लेकिन इनमें जो बारीक अंतर है उसे आज हम देखेंगे। इक्वालिटी और इक्विटी, इसमें आपसे क्वेश्चन बन सकता है, इन दोनों में अंतर पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे समानता को और फिर यहाँ पर देखेंगे समता को। तो यदि समानता की परिभाषा देखें तो उसका अर्थ होता है हर किसी को उनकी परिस्थितियों की परवाह किए बिना समान संसाधन और अवसर दे देना। और समता का क्या अर्थ है? संसाधनों की उपलब्धता या आवश्यकता अनुसार उनका आवंटन करना। इसमें तार्किक और तर्क संगत निर्णय शामिल है। यानी कि पहले तो चीज़ है समानता, जिसमें हमें किसी की परिस्थितियाँ नहीं देखना है, भले ही वह बहुत हाई लेवल पर हो, भले ही वह बहुत निम्न लेवल पर हो, उन्हें क्या करना है? समान संसाधन और अवसर दे देना। और समता क्या कह रही है? इसमें संसाधनों की उपलब्धता को आवश्यकता अनुसार देना। यानी कि वैसे ही कोई यदि बहुत उच्च लेवल पर है तो उसे वो चीज़ मत दो, जो निम्न लेवल पर उसे थोड़ा ज़्यादा दे दो, क्योंकि वो तो पहले से ही ऊपर है। तो समता क्या कह रही है कि चीज़ों को बराबर ऐसे बांटो कि लोग भी बराबर हो जाएं साथ में। लेकिन समानता क्या कह रही है? चीज़ों को ऐसे बांटो कि कोई मतलब नहीं कौन सा लोग कितना आगे, कौन सा व्यक्ति कितना पीछे है, सबको समान रूप से बांट दो। तो समानता और समता का बेसिक परिभाषा उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब समानता में क्या होता है? व्यक्ति को केवल वही मिलेगा जो बाकी सभी के लिए उपलब्ध है, यानी कि जो सबको है वही तुम्हारे लिए है। लेकिन समता में क्या है? यह उन लोगों को अधिक प्रदान करने पर केंद्रित होगी जिन्हें सबसे अधिक उसकी आवश्यकता है। तो जाहिर सी बात है, यदि कोई व्यक्ति 40,000 रुपये मंथ कमा रहा है और एक व्यक्ति 4,000 रुपये मंथ कमा रहा है, अब सरकार चाहती है कि इनको हम कुछ पैसे अपनी ओर से दें। अब सरकार 2-2 हज़ार दोनों को दे देगी तो 40,000 वाले को क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन यदि वो 4,000 ही इसको दे दी जो 4,000 कमा रहा है तो इसको तो फ़र्क पड़ेगा। तो समता क्या हो गई कि सरकार ने यदि 4,000 रुपये बांटने के लिए निकाले तो उस गरीब को ही 4,000 दे दिए। और समानता क्या हो गई? गरीब और अमीर दोनों को बराबर बांट दिए, 2-2 हज़ार दे दिए। तो उम्मीद है आपको इस तरह से भी ये चीज़ समझ में आई होगी, कन्फ्यूज नहीं होना है दोनों शब्दों में। इसके बाद ये समानता में कभी कभी नकारात्मक भेदभाव हो सकते हैं। समानता में कभी कभी क्या हो सकते हैं? नकारात्मक भेदभाव हो सकते हैं, क्योंकि यह अनुपातिकता का पालन नहीं करता है। जबकि समता सकारात्मक भेदभाव यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का एक रूप है जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर काम करता है। देखो, इसका भी वही का वही मीनिंग निकल रहा है कि अब जैसे एक बहुत अमीर व्यक्ति है और एक बहुत गरीब व्यक्ति है, दोनों को 1,000-1,000 रुपये दोगे तो अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति के साथ एक तरीके का नकारात्मक भेदभाव हो गया, क्योंकि आपने अनुपातिकता देखी नहीं। सामने वाला उससे 16 गुना ज़्यादा अमीर है और वो 16 गुना नीचे है, तो फिर आपने वो अनुपातिकता नहीं देखी, तो आपने एक तरीके का नकारात्मक भेदभाव कर दिया। लेकिन समता में जो भेदभाव होगा वह सकारात्मक होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। इसमें एक तरीके से भेदभाव तो उसमें भी हो रहा है कि वो 16 गुना ज़्यादा अमीर है और ये 16 गुना कम है, लेकिन उन्होंने जो पैसे बांटे तो उन्होंने अनुपात के हिसाब से बांट दिए कि तू भाई 16 गुना ज़्यादा है तो तू 16 का भाग कर और फिर ले ले और इसको 16 गुना करके दे दे। तो उम्मीद है आपको यह भी चीज़ समझ में आई होगी। अब देखिए, यह प्रक्रिया का परिणाम या अंतिम उद्देश्य होता है। तो कोई भी प्रक्रिया हो उसका जो परिणाम या अंतिम उद्देश्य है वह समानता है, जबकि समता क्या है? समानता प्राप्त करने का एक व्यवहारिक तरीका है। समानता को हम माप सकते हैं पर बदल नहीं सकते, जबकि समता एक अत्यधिक व्यक्तिपरक अवधारणा है जो परिस्थिति और व्यक्ति के आधार पर बदल सकती है। चीज़ें यानी कि जो मात्रा है के आधार पर उचित ठहराई जाती हैं समानता में, जबकि समता में यह कार्य को उनकी गुणवत्ता के आधार पर उचित ठहराता है। समानता वर्तमान परिस्थितियों की गहन जांच की आवश्यकता नहीं है, जबकि समता जो है उपयोग के लिए वर्तमान परिस्थितियों की गहन जांच की आवश्यकता है। काफ़ी ज़्यादा पॉइंट हैं, चलो 3 ही रहे। अब समानता क्या है? 2 या 2 से अधिक समूह के बीच की अंतर्निहित असमानता को यह संबोधित नहीं करता, जबकि समता असमानताओं को उजागर करती है और सामाजिक विभाजन को पाटने का भी काम करती है। अधिकांश जो निजी कंपनियां और एजेंसियां इस सिद्धांत का पालन करेंगी, यानी कि जो प्राइवेट कंपनी और एजेंसी होंगी वह क्या किस चीज़ का पालन करेंगी? समानता का। उन्हें क्या मतलब है कि तुम्हारे पास 10,000 है और उसके पास 1 रुपया है, उन्हें तो इससे मतलब है कि उनका जो व्यवसाय कैसे चल रहा है, तो वह समानता देखेंगे कि यदि हम इससे इतने रुपये ले रहे हैं तो हम उससे भी उतने ही रुपये लेंगे। जबकि जो सरकार है वह मार्गदर्शक सिद्धांतों और सार्वजनिक नीतियों में समता को प्राथमिकता देगी। और समता को प्राथमिकता देना हमारे देश जिसमें इतनी ज़्यादा विविधता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समानता से ज़्यादा हमारे देश में समता की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा, आप जितना सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा है। तो हमारे देश को समता की आवश्यकता है, ना कि समानता की।
लोगों के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जाता, संसाधनों को समान रूप से बांट दिया जाता है, तो वह समानता हो जाती है। जबकि समता में हर किसी को अलग अलग तरह से देखा जाता है, क्योंकि वे संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण में विश्वास रखते हैं। तो समता और समानता समझ में आई होगी आपको, उम्मीद करता हूँ। इसके बाद देखिए, ज्ञान और सूचना में भी अंतर पूछ सकता है, यानी कि ज्ञान और सूचना में क्या अंतर हो सकते हैं। तो देखो, ज्ञान एक बहुत विस्तृत अवधारणा है, यानी कि बहुत फैली हुई या विस्तृत है, जबकि सूचना ज्ञान जितनी विस्तृत तो नहीं है, यह एक संकीर्ण अवधारणा है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सूचना ज्ञान की तुलना में क्या है, संकीर्ण है, जबकि ज्ञान क्या है, एक बहुत विस्तृत चीज़ है। ज्ञान सिर्फ आंकड़े और तथ्य नहीं होते, बल्कि उनका आंतरिक सार भी होता है। यानी कि ज्ञान में सिर्फ हम आंकड़े और तथ्य ना रखकर उनके अंदर से जो उनका सार निकल रहा है उसको भी देखते हैं, जबकि सूचना में क्या होता है, सिर्फ आंकड़े होते हैं और कच्चे तथ्य होते हैं। इसे सार मार से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा ज्ञान क्या है, अंतर्गत तथ्यों की जानकारी को अर्थपूर्ण स्तर तक जानना आवश्यक हो जाता है, जबकि सूचना में अंतर्गत तथ्यों की गहराई या अर्थपूर्ण जानकारी आवश्यक नहीं होती। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में मानसिक परिवर्तन और मानसिक वृद्धि हो जाती है। सूचना प्राप्ति में किसी भी प्रकार का कोई मानसिक परिवर्तन या वृद्धि नहीं होती। यानी कि जब आप ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आपका मानसिक मस्तिष्क बढ़ता है, मानसिक वृद्धि होती है, लेकिन जब आप सूचना प्राप्त करते हैं तो आपके मानसिक परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ आपने सूचना प्राप्त कर ली है, इतना हो जाता है। ज्ञान सूचना के परे है। यह जानकारी को मौजूदा ज्ञान ढांचे व मानसिक मॉडल से जोड़ने का परिणाम है। सूचना प्रसंस्करण, संगठन और प्रासंगिकता के माध्यम से डेटा से प्राप्त होती है। समस्याओं को हल करने, निर्णय लेने या कार्य करने के लिए इसका व्यावहारिक उपयोग होता है। इसका उद्देश्य, सूचना का उद्देश्य क्या होता है, केवल तथ्यों, अंतर्निहित या अंतर्दृष्टि या संदेशों को दूसरों तक संप्रेषित करना। ज्ञान व्यक्तिगत अनुभव, विशेषता, विश्वास और गंभीर विश्लेषण क्षमता पर होता है। सूचना के विभिन्न स्वरूप लिखित, पाठ, दृश्य, ऑडियो, विजुअल में प्रस्तुतिकरण और वर्गीकृत किया जाता है। ज्ञान कैसा है, गतिशील है और निरंतर सीखने वाला है। इसमें रिफ्लेक्शन और अनुभव के माध्यम से समय समय के साथ इसे विकसित किया जाता है। सूचना डेटा संग्रह, अनुसंधान और विश्लेषण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, जिसे सत्यापित किया जा सकता है। तो बेसिकली यदि आपको पॉइंट नहीं भी आए और ज्ञान और सूचना में अंतर आ जाए, ज्ञान को प्राथमिकता देकर लिखना है, सूचना को उससे छोटा बना देना है। तो इस तरीके से आप और भी पॉइंट बनाकर इसमें लिख सकते हैं। बाकी काफ़ी सिंपल है, आपने समझ ही लिया होगा कि आपको ज्ञान को किस तरह से टैकल करना है और सूचना को किस तरह से टैकल करना है। अब एक शब्द आता है सीमांतीकरण। इसका कंसेप्ट क्या है, इसको देखना होगा। इंग्लिश में इसे मार्जिनलाइजेशन बोलते हैं। अब मार्जिनलाइजेशन को देखते हैं। सबसे पहले देखिए अवधारणा क्या है। तो भारत एक विविधतापूर्ण देश है, सबको पता है। यहाँ पर भाषा, धर्म, क्षेत्र और संस्कृति के आधार पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसी आधार पर समाज में कुछ जातियों को उच्च और कुछ को निम्न भी माना जाता है, या मानकर उन पर नियम थोप दिए जाते हैं, जिससे वे मुख्य धारा से तो अलग हो जाती हैं। इसे ही हम सीमांतीकरण कहते हैं। तो आपको उम्मीद है सीमांतीकरण समझ में आया होगा। बेसिकली यहाँ पर छुआछूत और भेदभाव करने का सिद्धांत की बात हो रही है कि भारत जो है एक विविधतापूर्ण देश होता है और भाषा, धर्म, क्षेत्र और संस्कृति के आधार पर बहुत विविधताएं हैं यहाँ पर। तो इसी आधार पर समाज क्या करता है, कुछ जातियों को उच्च वर्ग में बांट देता है और कुछ को निम्न वर्ग में बांटकर उन पर कुछ अलग से या विशेष नियमों को थोप देता है। अब इसको मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप भी इसी समाज का हिस्सा हैं। आपको पता है किस तरीके के नियम किन लोगों पर थोप दिए जाते हैं, किस तरीके के नियम सिर्फ कुछ लोग ही फॉलो करते हैं और किसी को फॉलो नहीं करने देते। अब इससे क्या होता है, वे मुख्य धारा से अलग हो जाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, सीमांतीकरण या मार्जिनलाइजेशन, यानी कि किसी लोगों को अलग कर देना, अपने नियम ऐसे नियम बना देना जिससे कुछ लोग मुख्य धारा से अलग हो जाएं, यानी कि मेन धारे में आ ही ना पाएँ। इसे कहते हैं सीमांतीकरण। अब सीमांत वर्ग कौन सा होगा, तो वो वर्ग या समाज जो कि विभिन्न मुख्य आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुविधाओं से वंचित रह जाए। वंचन का तात्पर्य आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा, वंचित रह जाते हैं यानी कि छूट जाते हैं, उन्हें सीमांत वर्ग कहा जाता है। अब संवैधानिक प्रयास क्या हो सकते हैं तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर कई विशेष कार्यक्रम लाए गए ताकि इन वर्गों को शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान दिया जाए। तो संवैधानिक रूप से इसका हमने प्रयास किया है कि इस चीज़ को हम खत्म कर सकें, लेकिन अभी पूर्ण रूप से इस चीज़ को हम खत्म नहीं कर पाएँ और समय के साथ यह चीज़ खत्म होती जाएगी। इसके अलावा सीमांत वर्ग से आप समझ गए किस वर्ग की ओर आशय हो रहा है। बेसिकली यहाँ पर जो दलित समाज है उसकी ओर आशय हो जाता है, तो उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं और अवधारणा भी आपको समझ आई होगी। अब हम देखते हैं जो अनुसूचित जातियाँ होती हैं, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट है उसकी समस्याएं क्या हैं, यानी प्रॉब्लम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट। अब देखो, परंपरागत जाति व्यवस्था में जो जातियाँ सबसे निचले सोपान पर थी, यानी जो सबसे नीचे स्तर पर थी, उन्हें अनुसूचित जातियाँ का नाम दिया गया है अब भारतीय संविधान द्वारा। वर्ष 1950 में संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अंतर्गत इन्हें शामिल किया गया था ताकि इनके विकास के लाभ मिल सके।
वर्तमान में अनुसूचित जातियां स्वयं की पहचान दलित नाम से करती हैं। देश की कुल आबादी का 15% हिस्सा क्या है, दलित वर्ग से आता है, यानी कि अनुसूचित जातियों से आता है। तो अच्छी खासी आबादी है हमारे देश में अनुसूचित जातियों की। 15% से अधिक वर्ग जो है अनुसूचित जातियों में आता है। कौन सा आर्टिकल शेड्यूल कास्ट की बात करता है, तो 348 और 342 करता है। कब से इनको इस पर नामित किया गया है, तो 1950 में किया गया है। इसके अलावा इनकी समस्याओं को मुख्य रूप से 3 भागों से हम समझ सकते हैं। पहला तो अस्पृश्यता या प्रदूषण की समस्या। तो इसमें हम पर पहली चीज़ तो छुआछूत वाली समस्या ही है, यानी कि अस्पृश्यता ही। परंपरागत रूप से इन जातियों को समाज में क्या माना गया है, अछूत माना जाता था, जिसके कारण निम्नलिखित निर्योग्यताएं थीं। सामाजिक संपर्क का अभाव होता था। इनमें क्या होता था, जो गांव की सभा है, स्कूल है, पूजा पाठ है, उसमें भाग लेने की अनुमति इन्हें नहीं दी जाती थी। इनके बच्चे ऊंची जातियों के बच्चों के साथ नहीं खेल पाते थे। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था, यानी कि जो सार्वजनिक रूप से कुआं है, प्राचीन समय में क्या होता है, कुएं से पानी भरते थे, तो जो सभी गांव के लोगों के लिए कुआं है, उससे इन्हें पानी नहीं भरने देंगे। तालाब से पानी लेने पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देते थे। मंदिर में प्रवेश तक रोक देते थे, यानी कि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना और मंदिर में प्रवेश भी रोक दिया जाता था। अस्वीकृति करना। अब जो उच्च जातियों के लोग हैं, इनके हाथ का बना भोजन और पानी स्वीकार नहीं करते। आज के समय भी नहीं करते। गांव लेवल पर आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, आज के समय भी इनकी हाथ से छुआ हुआ भोजन या पानी स्वीकार नहीं किया जाता। अब निर्भरता देखो, संविधान ने जो है अस्पृश्यता को तो समाप्त कर दिया, लेकिन आर्थिक रूप से उच्च जातियों पर इनकी निर्भरता आज भी पूरी तरह से खत्म नहीं। अब इसका कारण क्या है, संविधान ने तो कह दिया, हाँ, कागज पर लिख दिया कि हाँ अस्पृश्यता नहीं है, लेकिन जो आर्थिक रूप से जो जातियां हैं, जो उच्च जातियां हैं, वह बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो जो निम्न जातियां हैं, इनकी जो निर्भरता है उन जातियों पर ऑटोमेटिक ही हो जाती है। जैसे कोई भी कार्य हो, जैसे अब किसी किसान के पास 100 बीघा ज़मीन है, तो वह उसमें जो मजदूर लगाएगा वह कहाँ से आएंगे, शेड्यूल कास्ट से आएंगे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो वो क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो एक तरीके से वो उस किसान पर निर्भर हो जाते हैं कि हमारा जो रोजगार का साधन है भाई यही किसान है। तो इस वजह से भी कारण क्या है कि अभी तक जो छुआछूत या अस्पृश्यता है अभी तक टिकी हुई है। जिस दिन शेड्यूल कास्ट के लोग स्वयं में पूर्ण रूप से सक्षम हो जाएंगे, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होगी, छुआछूत अपने आप समाप्त हो जाएगी। और शहरों में यही हाल रहता है, छुआछूत ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है जब शेड्यूल कास्ट के लोग बहुत ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं। इसके बाद देखिए, निर्धनता जनित समस्याएं देखने को मिलती हैं। लंबे समय तक आर्थिक अधिकारों से वंचित रहने के कारण भी अत्यधिक गरीब रहे। भौतिक वंचितता, वंचितता से ज़्यादा क्या है, चीज़ों से अलग हो जाना या अलग कर देना। तो भौतिक रूप से कैसे, जैसे मकान, जमीन, पशु और जवाहरात रखने की स्वतंत्रता ही नहीं दी, यानी कि उनको खुद का घर भी नहीं रखने दिया गया, उनके पास ज़मीन भी नहीं रखने दी गई खुद की, यानी कि पर्सनल। ना ही उनके पास कोई पशु या जानवर होते थे पर्सनल, और ना ही कोई किसी तरह के आभूषण या गहने रखने की उनको आज़ादी थी। इसके अलावा भूमि का अभाव भी देखने को मिला। कृषि भूमि न होने के कारण वे भूस्वामियों के खेतों पर बंधुआ मजदूर की तरह कार्य करते। अब बंधुआ मजदूर कैसे होते हैं कि एक बार पैसे ले लिए और बस लगे हैं ज़िंदगी भर। अब वो उसका ब्याज भी चलता रहता है, पैसे का बढ़ता रहता है, जिससे ना तो वो कभी पैसे सटते, बस इतना होता है कि उन्हें 2 टाइम की रोटी मिल जाती है और बस काम करते रहते हैं। इस प्रकार के मजदूरों को बंधुआ मजदूर कहते हैं, जो कि अब पूरी तरीके से निषेध है। भारतीय संविधान ने इसको समाप्त कर दिया, लेकिन आज भी कई जगह पर यह चलती है। इसके अलावा शैक्षणिक पिछड़ापन देखने को मिलता है। तो अब देखो, अब जब इतनी चीज़ों से वंचित हैं तो शिक्षा तो कैसे ही प्राप्त कर पाएंगे। तो जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण आज़ादी के बाद भी ये शिक्षा का पूरा लाभ नहीं उठा पाए हैं, यानी कि इन्हें आरक्षण भी दिया जा रहा है, सभी प्रकार के प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन यह सामाजिक रूप से तो पिछड़े हुए ही, साथ में आर्थिक रूप से भी पिछड़े हैं। तो यह जो है इस आज़ादी का अभी तक पूरी तरीके से लाभ नहीं उठा पाए हैं। इसके अलावा ऋणग्रस्तता, दैनिक जीवन यापन के लिए इन्हें साहूकारों के ऊंचे ब्याज पर कर्जे लेने पड़ते हैं, जिससे ना तो वे चुका पाते हैं, और इसके कारण ये पीढ़ियों तक बंधुआ मजदूर रहते हैं। यानी घुमा फिरा कर वही बंधुआ मजदूर का कंसेप्ट बता दिया कि उन पर क्या है, ऋण का एक कब्जा हो जाता है कि बस ब्याज ही देते रहो, ब्याज ही देते रहो। स्वास्थ्य और कुपोषण, उचित आवास, साफ पानी और शौचालय की व्यवस्था न होने के कारण ये अस्वास्थ्यकारी दशाओं में रहते हैं और कुपोषण के भी शिकार हैं। अत्याचार, अधिकारों की मांग करने पर अक्सर इनके घरों को जला देना, मारपीट करना या प्रताड़ित करना जैसी समस्या, सामाजिक प्रताड़नाओं की इन्हें सामना करना पड़ता है। अब देखिए, अब देखें हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को, यानी कि जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, तो इसको भी नहीं छोड़ना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताएं और उसकी कार्य योजना इस प्रकार से।
सबसे पहले तो इसने क्या किया, जो बाल्यावस्था होती है उसमें बाल्यावस्था में प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा यानी कि जो ECCE, ये आपने देखा होगा कि आपके एक सब्जेक्ट का नाम भी इसी तरीके से था प्रीवियस ईयर में। ECCE यानी बाल्यावस्था में प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। छोटे बच्चों के विकास और पोषण पर विशेष निवेश किया जाएगा, यानी कि जो बच्चे हैं अभी उनके विकास पर भी और साथ में उन्हें पोषण भी प्राप्त हो, इसके लिए बहुत स्पेशल रूप से खर्च करो, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करो ताकि उन तक पहुंच पाए। इसे एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाएगा। इस स्तर पर शिक्षा पूरी तरह खेलकूद पर और बाल केंद्रित होती है या होगी, जो कि है, ना कि पुरानी रटने वाली पद्धतियों पर आधारित हुई। इसके अलावा इसने क्या बात की, प्रारंभिक शिक्षा की बात की। कैसे, इसमें दो पक्षों पर जोर दिया कि जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे हैं उनका जो सार्वभौमिक नामांकन यानी कि यूनिवर्सल एनरोलमेंट और शिक्षा की गुणवत्ता में ठोस सुधार किया गया। इसके अलावा बाल केंद्रित उपागम और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक स्तर पर जो बाल केंद्रित और क्रिया आधारित शिक्षण होगा, शारीरिक दंड को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं देने के लिए देश भर में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्यों शुरू किया गया कि स्कूलों में कम से कम आवश्यक सुविधाएं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनकी सुविधाएं दी जा सकें, इसलिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया। अनौपचारिक शिक्षा की बात करता है, यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन। विद्यालय छोड़ने वाले यानी कि जो ड्रॉप आउट लोग हैं, कामकाजी बच्चे या फिर वो आदिवासी क्षेत्र के बच्चे हों, के लिए अनौपचारिक शिक्षा का एक विशाल कार्यक्रम चलाया गया। इसके संचालन का दायित्व स्वयंसेवी संस्थाओं और पंचायती राज को सौंपा गया है। गति निर्धारक विद्यालय हों यानी कि पेस सेटिंग स्कूल्स, जिन्हें हम कह सकते हैं नवोदय स्कूल। ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभावान बालकों को तीव्र गति से आगे लाने के लिए कौन से स्कूल बनाए गए थे, नवोदय स्कूल बनाए गए थे, जो कि देश के विभिन्न भागों में आवासीय और पूर्णतः निःशुल्क गति निर्धारक विद्यालय स्थापित होते हैं। यानी कि कहाँ से आए, 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से आए। यहाँ से आप समझते रहिए, क्योंकि 1986 में आई थी तो इसके कई नियम लागू हो चुके होंगे और कई चीज़ें चल रही होंगी, तो उसको उस हिसाब से देखते हुए आपको चलना है। अब शिक्षा का व्यवसायीकरण यानी शिक्षा को बिजनेस बनाना है। वोकेशनलाइजेशन, माध्यमिक स्तर के बाद छात्रों को रोजगार योग्य बनाने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए। अच्छा, शिक्षा में व्यवसायीकरण लाना, तो जो बिजनेस वाले आइडियाज़ होते हैं इस तरह के पाठ्यक्रम को माध्यमिक स्तर के बाद छात्रों के सामने लाओ, ताकि वे उच्च शिक्षा पर निर्भर रहने के बजाय स्वनियोजन यानी खुद की प्लानिंग से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर सकें। इसके अलावा जो उच्च शिक्षा होगी उसमें वर्तमान विद्यालयों और महाविद्यालयों में सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया जाएगा। स्वायत्त साझी कॉलेजों को बढ़ावा दिया जाएगा और रिसर्च की गुणवत्ता सुधारी जाएगी। खुला विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा यानी कि जो ओपन यूनिवर्सिटी और डिस्टेंस एजुकेशन है, यह किस प्रकार से देखो, शिक्षा के प्रजातांत्रिकरण और उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के लिए ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का विकास करें। ग्रामीण विश्वविद्यालय की जानकारी, तो महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी क्रांतिकारी विचारों के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों के रूपांतरण हेतु ग्रामीण विश्वविद्यालयों के नवीन प्रतिमानों को भी स्थापित किया जाए। अब देखते हैं हम प्रजातंत्र और जनतंत्र के गुण क्या हैं। दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं, प्रजातंत्र और जनतंत्र मतलब बात एक ही है। अब इसके कुछ गुण होते हैं, वह भी हमें देखने होंगे। आधुनिक युग को प्रजातांत्रिक युग कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था के मुख्य गुण इस प्रकार हैं। पहला तो जन कल्याण का साधन होता है। प्रजातंत्र प्रतिनिधियों द्वारा चलाए जाने वाला शासन जिसकी मुख्य लक्ष्य और नियम जनता का चहुमुखी कल्याण और प्रगति करना। जनमत पर आधारित यह शासन व्यवस्था सामान्य इच्छा पर आधारित होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वे कानून बनाने समय जन भावनाओं का ध्यान रखते हैं। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व यानी कि बंधुत्व का नारा। इसका मूल आधार ही जाति, वंश, संप्रदाय, लिंग या धर्म के भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को समानता और व्यक्तित्व विकास की समान अवसर देना। उत्तरदायी सरकार, इसमें सरकार स्वेच्छाचारी या निरंकुश नहीं हो सकती, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि निश्चित समय के बाद चुनाव के माध्यम से उन्हें पद से फिर से हटा दिया जाता है। इसमें बेसिकली आपको आपके लोकतंत्र के क्या गुण हैं उन पर चर्चा करनी है। एक तो जन कल्याण का साधन हो सकता है, जनमत पर आधारित होता है, स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व का नारा देती है, यानी कि सभी लोग समान है। उत्तरदायी होती है सरकार, क्योंकि उसे फिर अगले साल फिर से सत्ता में आना है, तो उसके लिए वह अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी है। नैतिक और राजनीतिक जागरण हो जाता है और क्रांति की कम संभावना होती है। यानी क्रांति से यहाँ पर मतलब है जो नेगेटिव क्रांति है, जिसमें क्या होता है कि सत्ता का उथल पुथल होने की संभावना कम हो जाती है। चूँकि शासक वर्ग जनमत के आधार पर तय होता है, वो
और असंतोष होने पर उसे शांतिपूर्ण ढंग से बदल दिया जाता है। तो इसमें प्रजातंत्र में हिंसक क्रांति की संभावना बहुत कम हो जाती है या ना के बराबर हो जाती है। तो आपको इसमें डेमोक्रेसी की जो है विशेषताएं लिखनी है जनतंत्र या प्रजातंत्र के गुण में। ये देखिए इंग्लिश में लिखा भी है मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो उम्मीद है आप इसको लिख पाएंगे, इसको मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। राष्ट्रीयता और देश प्रेम भी रहता है। तो ये था लास्ट, और यहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए किसी को भी छोड़ने का प्रयास बिल्कुल ना करें। सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखें और उनको सॉल्व करें। काफ़ी सिंपल MCQs हैं ये, और बस एक बार आपको पढ़ना है और समझना है, बस इतना काम आपको करना है, बस आपके सारे नंबर यहाँ से फंस जाएंगे। धन्यवाद।